Hello everyone, welcome to UPSC Prelims Daily where we discuss the Hindu newspaper, the Indian Express Explained, Down to Earth, and Bajiram Prelims Pointers. All of these are discussed daily with the prelims in mind, and the intent is to keep the video as short as possible within 5 or 6 minutes so that you can easily revise the video even before the exam or for your weekly or monthly tests. So, आज है 25 जुलाई और हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई के वाजीराम के प्रीलिम्स पॉइंटर्स। पहले आर्टिकल पे चलते हैं। पहला आर्टिकल जो है वो है एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जो कि अभी कल जो बजट पेश हुआ है उसमें अनाउंस की गई है। तो ये क्या है, बेसिकली जो हमारी एनपीएस स्कीम थी, नेशनल पेंशन स्कीम थी, ये पहले किसके लिए थी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। 2009 में से प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया गया। तो इसी के अंदर एक नया कंपोनेंट इंक्लूड किया गया है जिसे वात्सल्य स्कीम। अब क्या कर सकते, जो पेरेंट्स हैं या फिर जो गार्डियंस हैं, they can contribute for their children in their and the child है can transfer the amount। अगर 18 साल का हो जाता है तो वो अपने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है और इवन डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। तो पहले एनपीएस के बारे में थोड़े फीचर्स जान लेते हैं कि एनपीएस क्या है। एक वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। आप अपनी स्वेच्छा से इसे ज्वाइन करते हो एंड इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, और फिर वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो या ओसीआई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटीजन होना जरूरी है। और इसमें जो हम भी जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। मतलब कि ये जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, उसको फॉलो करता है और उसमें डाला जाता है। उसमें से जो रिटर्न आता है बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर एनपीएस। पहले क्या था कि पहले फिक्स इनकम में डाला जाता, बताया जाता था कि मान लो कि हमारी अगर रिटायरमेंट इनकम थी 50,000 और इस तो हमें 50,000 है और हमें 50% मिलना है इसका रिटायरमेंट पे, तो हम 25% महीने मिलती थी पेंशन। बट अब क्या है कि अभी मार्केट लिंक्ड है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें नुकसान भी होगा। अब इसमें क्या होता है, एक मिलता है यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। बेसिकली ये क्या है कि आप कितनी भी जॉब चेंज कर लो, लोकेशन चेंज कर लो, ये आपका सेम रहता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और इसकी एज क्या है ज्वाइनिंग की एनपीएस की? 18 टू 75 है। जबकि सुपर एटेन्युएशन की जो एज है, जो कि एम्प्लॉयर जो बेनिफिट देता है वो 60 तक ही देता है, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हो 75। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला जो टैक्स इंसिडेंस है वो लोगों के ऊपर कम हो गया है बिकॉज ऑफ जीएसटी। अब देखो दो तरीके के होता है, एक होता है टैक्स इंसिडेंस होता है, एक होता है टैक्स इम्पैक्ट। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि मान लो कि इनकम टैक्स हमारा है, वो डायरेक्ट टैक्स है, तो उसमें क्या होता है कि हम ही पे इवेंचुअली टैक्स बर्डन है और हम ही एट द एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स हम ही पे करते हैं डायरेक्टली। लेकिन जब इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, जैसे कि हमारा जीएसटी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स इंसिडेंस है, जो कि फाइनल जो टैक्स का प्रभाव है वो हम पे पड़ता है, जो कंज्यूमर पे पड़ता है। लेकिन जो इम्पैक्ट है, जो कलेक्ट और गवर्नमेंट को देता है जो इंसान, वो जैसे जो प्रोड्यूसर होता है वो देता है। क्योंकि हम डायरेक्ट जीएसटी पे, हम तो दुकान वाले को पे करते हैं, दुकान वाला जाके अपना गवर्नमेंट को पे करता है। तो टैक्स इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, और टैक्स इंसिडेंट जो फाइनली ब्रंट फेस कर रहा है किसका? टैक्स का। और दूसरा एक टर्म इसमें, और जो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं टैक्स शिफ्टिंग। और इसमें इसने इसी चीज को दूसरे टर्म्स में बता रखा है कि एक स्टेटरी इंसिडेंस होता है और एक होता है इकोनॉमिक इंसिडेंस। तो इसमें जो इकोनॉमिक इंसिडेंस है वो बेसिकली जो फाइनल बर्डन है टैक्स इंसिडेंस उसको बोलते हैं, और स्टेटरी इंसिडेंस जो होता है वो हो गया हमारा टैक्स इम्पैक्ट। अब स्टेटरी कैसे याद करोगे आप? कि जैसे कंपनी जो पे करेगी, स्टेटरी, मान लो जैसे कंपनी जो पे करेगी वो उसके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट लग रहा है, तो ये स्टेटरी इंसिडेंस हो गया। दूसरा जो टर्म दे रखा है उसमें एक प्राइस इलास्टिसिटी दे रखा है। अब होता क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि दो जितना चाहो उतना खींच सको। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लो हम प्राइस इंक्रीज करें
तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड ऑफ किसी प्रोडक्ट पे, डिमांड या सप्लाई पे। अगर मान लो कि अगर ये चीज सिगरेट है, अगर सिगरेट का हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती, तो ये क्या हो गया, ये इनइलास्टिक हो गया। इनइलास्टिक मतलब इसमें चेंजेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया शुगर का, तो लोग कंजम्पशन शुगर का कम कर देंगे, तो ये क्या हुआ, प्राइस इलास्टिक हो गया। ये भी एक बार प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इसलिए बता दिया। बाकी इतना याद रखना चाहिए कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट, तो बेसिकली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रपोज किया है कि एंजल टैक्स को अबॉलिश कर देते हैं। तो एंजल टैक्स देख लेते हैं क्या होता है। एंजल टैक्स बेसिकली कौन सी कंपनीज पे लगता है, कि जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं। अनलिस्टेड कंपनीज मतलब क्या हुआ, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अब मान लीजिए इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो कभी कभी क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि जैसे कि एक होता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर की, अगर उससे ज्यादा प्राइस को इन्फ्लेट कर देते थे, कि मतलब जो शेयर की वैल्यू इनके होती थी उसको इंक्रीज करके बताते थे, और फिर इन्वेस्टमेंट ले लेते थे टैक्स बचाने के लिए। तो जो ये डिफरेंस था मार्केट वैल्यू और एक्चुअल जो ये लोग रेज करके बना देते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि अब हम क्या करेंगे, इसको भी, इस डिफरेंस को इनकम की तरह देखेंगे और इसको हम टैक्स करेंगे इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर। इससे बहुत ज्यादा इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2012 में। अभी से बोल दिया गया कि अबॉलिश करना है, तो अब इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजली स्टार्टअप कंपनियां ऐसा करती थी कि अपना जो शेयर का प्राइस था वो फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर दिखा रहे थे। अब बेसिकली क्लैरियन क्लिपरटोन जोन जो है, ये पिछले साल से न्यूज में चल रहा है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया यहाँ अप्लाई कर रहा है लाइसेंस के लिए, चाहिए इसे लाइसेंस मांग रहा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, फॉर यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। अब माइनिंग क्या करना है, यहाँ से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को माइन करना है। ये बेसिकली डीप सीबेड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें निकल है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मोस्टली तो मैग्नीज होता है, और कोबाल्ट है। इसकी वजह से इसकी माइन की जाती है। पोटैटो शेप्ड होते हैं, वह इतना काम का है। और जो फिर उसके बाद हमें देखना है कि इंटरनेशनल सीबेड जो अथॉरिटी है, वो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1994 में हुई थी। और ये रेगुलेट करती है लाइसेंस को और वहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज को। इंटरनेशनल जो सीबेड है, मतलब जो कोई क्लेम नहीं कर सकता, मतलब जो जैसे ये क्लैरियन केपर्टन जोन है, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा। तो ये रहा हमारा मैक्सिको, ये मैक्सिको हो गया, और यहाँ हवाई आइलैंड्स हैं जो कि यूएस के हैं। तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये इंडिया है, तो इसका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाहर का जो एरिया होता है, एंड इंक्लूडिंग सम एरिया इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन परमिशन किसे चाहिए होती है, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी की चाहिए होती है। तो वैसे ही यहाँ माइनिंग के लिए इंडिया अप्लाई कर रहा है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, वो है किंगस्टन, जमाइका में है। ये अलग सा हेडक्वार्टर है, तो याद रखने की जरूरत है। और ये किस वजह से फोर्स में आया, ये आया यूएन क्लॉस, जो हमारा, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे, यूएन क्लॉस जो लॉ है उसके अंडर फोर्स में आया 1982 का जो लॉ है उसके अंदर। मेंबर्स कितने हैं इसके, 169, जिसमें ईयू में भी जो है मेंबर है। नेक्स्ट, अब क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्या है, ये कल मैं इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी पढ़ा दिया था। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस क्या कहेंगे, जो सस्टेनेबल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, इनको एक क्लासिफाई कर देंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, कि इनका इतना बेंचमार्क है, इनका ये स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से इतना इनका एमिशन कम करते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं है। अगर ये टर्म पूछ देता है प्रीलिम्स में तो ठीक है, वरना अब ये स्कीम जो है, ये जैसे एनपीएस वात्सल्य स्कीम, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनपीएस स्कीम इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट स्कीम है नहीं, इसमें बहुत सा जार्गन दे रखा है, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, एक और आर्टिकल है आईएनएस ब्रह्मपुत्र, ये भी कोई काम का आर्टिकल नहीं, क्योंकि ऐसे 20 वन आपको पूरे साल में न्यूज में मिलेंगे कि ये फ्रिगेट है, वो है, एग्जाम में सब मिक्सअप हो जाता है, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।